हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइज आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 चैप्टर फर्स्ट का। हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है ईंटें, मनके और अस्थियां। ठीक है, और बुक फर्स्ट का, ठीक है, और क्लास 12। तो हमने इससे पहले इसका पार्ट 1 कंप्लीट करा था। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लॉन्ग है, इसलिए हमें इसका पार्ट 2 बनाना पड़ा। अदरवाइज मैं सोच रहा था कि एक ही वीडियो में हम सारी जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट कर ले, लेकिन एक वीडियो बहुत लॉन्ग बन रही थी, इसीलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इस जो ये पार्ट सेकंड है, इसमें हम ये वाला चैप्टर पूरा आपको करवा देंगे। ठीक है, तो आपने इससे पहले वाली वीडियो देखा होगा, आई होप कि देखा ही होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, हिस्ट्री 12th क्लास 2025 से 26। ठीक है, आप जाइए और इससे पहले वाली वीडियो देखिए ताकि कहीं ना कहीं आपको शुरू से ही ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ सके, क्योंकि हमने यहाँ पर जो एक्सप्लेन करा वो बहुत इजी नोट्स के द्वारा करा है। आप एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा और पेपर में यही क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। साथ ही साथ मैं बता दूं, आपको यहाँ पर पूरा एक तरीके से क्रैश कोर्स मिल रहा है, यानी आपको यहाँ पर हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटिकल, जियोग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश और होम साइंस इत्यादि सब्जेक्ट करवाए जा रहे हैं। तो जस्ट आपको 12th क्लास की प्लेलिस्ट पर विजिट करना है और 12th क्लास हिस्ट्री पढ़नी है, जियोग्राफी पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, आपको जो भी पढ़ना है उस प्लेलिस्ट पे विजिट करना है और वीडियो को देखना है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की कृषि और कृषि प्रौद्योगिकी के मुख्य पक्ष कौन से थे? तो हम यहाँ पर जानेंगे जो कृषि है और कृषि के प्रौद्योगिकी के मुख्य पक्ष की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की कृषि और कृषि प्रौद्योगिकी के मुख्य पक्ष निम्नलिखित हैं। बता रखा है, हड़प्पा सभ्यता एक अत्यंत विकसित नगरीय सभ्यता थी। जो हड़प्पा सभ्यता है वो कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय विकसित, जैसा कि आज आप देखते हैं ना विकसित देश, उस तरीके की वो क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। और इसकी आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। मतलब कि जैसे आज हम क्या करते हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई कुछ कर रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है। तो सारे क्या कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन उस समय जो जो आर्थिक व्यवस्था थी ना, वो क्या थी? सिर्फ कृषि थी। मतलब कृषि से ही सारा कार्य होता था। इस सभ्यता के लोग कृषि में निपुण थे। मतलब इस जो ये सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, इसमें क्या था? जो लोग बाग थे वो निपुण थे अपने कार्य में। जो कृषि है उसमें बहुत ज्यादा अच्छे थे, निपुण थे वो, ठीक है। और उन्होंने उस समय के लिए उन्नत कृषि तकनीकों का प्रयोग किया था। मतलब तो उसी समय वो क्या, उन्नत तकनीक, यानी कि जैसे हल हो गया, हल का प्रयोग करना, ठीक है, वो भी लोहे वाली हल, इन सब का प्रयोग वो उसी टाइम करने लगे थे। इसके मुख्य पक्ष निम्नलिखित हैं। इसके मुख्य पक्ष क्या है? निम्नलिखित। चलिए देखते हैं। देखिए, बता रखा है पहला, मुख्य फसलें। जो हड़प्पा सभ्यता में जो कृषि करते थे लोग, तो उनमें मुख्य फसलें कौन सी थी देखते हैं। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, तिल, कपास, चना, सरसों और खजूर जैसी फसलें उगाते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो क्या करते थे? वो ये सारी फसलें उगाया करते थे। जैसे उसमें हो गया गेहूं, जौ, तिल, कपास, चना, सरसों इत्यादि क्या करते थे? वो उगाते थे, ठीक है, अपने खेतों में। कुछ स्थानों पर चावल और बाजरा की खेती के भी प्रमाण मिले हैं। मतलब कि कुछ जगहों पर क्या करते थे? वो बाजरा और चावल की भी खेती करते थे, ठीक है, ऐसा प्रमाण मिले हैं, ठीक है, कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन ऐसे माना जाता है कि ये भी खेती हुआ करती थी। विशेष रूप से लोथल और रंगपुर से। मतलब कि कहां पर मिले ये प्रमाण? जो मिले ये मिले हैं आपको लोथल और रंगपुर से, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट है कपास की खेती। मतलब जो उस समय के कृषि जो किसान थे वो क्या करते थे? कपास की खेती। हड़प्पा वासी संसार में सबसे पहले कपास की खेती करने वाले लोग थे। मतलब जो हड़प्पा वासी लोग थे वो, उन्होंने सबसे पहले कपास की खेती की थी। मतलब कि अगर हम बात करें कि कपास की खेती सबसे पहले किसने की थी, तो किसने की थी भाई? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने, ठीक है। आगे दिखा रखा है, यही कारण है कि यूनानियों ने भारत सिंधोन कपास की भूमि का, मतलब भारत को क्या नाम दिया उन्होंने? सिंधोन, ठीक है, सिंधोन, ठीक है, याद रखिएगा ऐसे। आगे दिखा रखा है तीसरा, जो उस समय वो लोग कृषि करते थे उनमें सिंचाई भी होती होगी। तो सिंचाई व्यवस्था देखिए किस तरीके की थी उस समय, ठीक है, किस तरीके की तकनीक यूज करते थे, यही तो हम पढ़ रहे हैं ना, कृषि तकनीक। हड़प्पा सभ्यता में खेती वर्षा पर ही निर्भर नहीं थी। जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें ये नहीं कि बारिश होगी तो खेती होगी, ऐसा नहीं था, ठीक है। उन्होंने नदियों, नहरों और कुओं के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था की थी। उन्होंने क्या करा था? या तो वो नहरों से पानी लेते थे, या फिर नदियों से, या फिर कुओं के माध्यम से वो क्या करते थे? सिंचाई करते थे, ठीक है।
नहरों के उपयोग के प्रमाण विशेष रूप से सोथी और चहुंदड़ों से मिले हैं। मतलब जो नहरों के उपयोग की बात अगर जो हम कर रहे हैं ना, उनका जो प्रमाण मिला वो कहां पर मिला? सोथी में और चहुंदड़ो, ये दो नगर थे, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में, जो महान नगरों में से आते हैं, ठीक है, जिनको हम महानगर कह सकते हैं। आगे देखिए दिखा रखा है हल और कृषि उपकरण। जो उस समय हल भी थे और उनपे कृषि के उपकरण थे अलग अलग। तो देखिए राजस्थान के कालीबंगन स्थल से हल चलाए गए खेतों के निशान मिले हैं। और जो राजस्थान है उसी में एक जगह है कालीबंगन, ठीक है, वहां पर क्या मिले? वहां पर ऐसे निशान मिले जहां पर हल से जुताई की गई हो, ठीक है, जिससे पता चलता है कि वे हल जोतने की तकनीक जानते थे। मतलब उनसे ये पता लगा कि उनको ये भी पता था कि हल को चलाते कैसे हैं, ठीक है, हल से जुताई कैसे करते हैं। आगे देखिए बता रखा है तांबे और कांसे के औजारों से वे खेतों की जुताई करते थे। वो क्या करते थे? तांबे और कांसे के जो औजार बनाते थे उन्हीं से खेतों की क्या करते थे? जुताई किया करते थे, ठीक है। आगे देखिए आगे बता रखा है पशुपालन, ठीक है, आगे क्या दिखा रखा है? पशुपालन। वो क्या करते थे भाई? पशुपालन भी करते थे, ठीक है। तो देखिए यहां पर बता रखा है कृषि के साथ साथ पशुपालन भी उनकी आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा था। मतलब कि कृषि से तो पैसे कमाते थे, ठीक है, कृषि तो एक आर्थिक व्यवस्था के लिए थी, लेकिन साथ ही साथ वो क्या करते थे? पशुपालन भी करते थे आर्थिक गतिविधियों के लिए, ठीक है। वे गाय, बैल, भेड़, बकरी और ऊंट जैसे पालतू जानवर रखते थे। वो क्या करते थे? जो गाय हो गई, बैल हो गए, भेड़ हो गई, बकरी हो गई और ऊंट जैसे जानवर को क्या करते थे? पालतू बना लेते थे। आगे जो खेती और परिवहन में उपयोगी थे, जैसे अगर आप देखें तो बैल और आपकी ऊंट, ये दोनों परिवहन के लिए भी सुविधाजनक थे, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम इनका उपयोग कर सकते थे। आगे देखिए भंडारण व्यवस्था। मतलब कि जो कृषि कर रहे हैं तो कृषि से जो अनाज आ रहा है वो कहीं पर रखते भी होंगे। अगर उसको ऐसे ही छोड़ देंगे आसमान, खुले आसमान के नीचे, तो खराब हो गया, जाहिर सी बात है। तो भंडारण व्यवस्था भी वहां पर थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बड़े अनाज घर मिले हैं। मतलब कि ऐसे जगह मिले, ऐसे घर मिले जहां पर बहुत अधिक मात्रा में जो अनाज होता है उसको रख सके, ठीक है। जो ये बताते हैं कि वे अधिशेष अनाज को संग्रहित करते थे। मतलब कि जो अनाज ज्यादा हो जाता था, यानी कि हम सबका खाना जितने पूरे साल का हमने रख लिया और फिर जो बच गया वो क्या कर दिया? वो हमने एक जगह इकट्ठा करके रख दिया। वो ऐसा भी किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था? भंडारण व्यवस्था थी। आगे क्या रखा है? मौसमी फसलें। वे खरीफ व रबी दोनों प्रकार की फसलें उगाते थे। वो क्या करते थे भाई? जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो खरीफ की भी फसल उगाते थे और रबी की, मतलब दोनों प्रकार की क्या करते थे? वो फसल को उगाते थे। ये दर्शाता है कि उन्हें ऋतुओं और जलवायु का ज्ञान था। मतलब इससे ये पता लगता है कि उन्हें ऋतुओं का ज्ञान था। मतलब कि गर्मी, सर्दी, ठीक है, पतझड़, ठीक है, ये बसंत, इन सभी को क्या था? उनको बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान था। तभी तो कहीं ना कहीं वो अलग अलग फसलें उगा पा रहे हैं ना, अदरवाइज कैसे उगा पाते जब अगर नॉलेज ही नहीं होती। तो उनपे क्या थी? नॉलेज थी। आगे देखिए बता रखा है निष्कर्ष। गाइज मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूं, इससे पहले भी बताया था फर्स्ट पार्ट में, कि निष्कर्ष वही लिख सकता है जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की हो। और कुछ नहीं होता निष्कर्ष में, जो आपने ऊपर पढ़ा ना उसी को यहाँ पर थोड़ा सा बना बना के अपनी लैंग्वेज में लिखना है, आपको इजीली नंबर मिलेंगे। देखो कैसे बता रखा है निष्कर्ष में, हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रणाली सुव्यवस्थित, संगठित और तकनीकी दृष्टि से उन्नत थी। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता की जो कृषि है वो अपने आप में कैसी थी? बहुत बढ़िया थी। मतलब उसमें सारे ऐसे औजार यूज हो रहे थे जो अपने आप में ही एक अच्छे हों, विकसित हों ऑलरेडी, ठीक है, और तकनीकों का यूज बहुत अच्छी प्रकार से हो रहा था। उन्नत मतलब कह सकते हैं कि उस जो कृषि प्रणाली में उन्नत तकनीकों का यूज किया गया था, ठीक है। उन्होंने कृषि को केवल जीवन यापन का साधन नहीं बल्कि एक योजनाबद्ध आर्थिक क्रिया के रूप में अपनाया था। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ खाया और हो गया, खाया पिया और मौज करो, बस ऐसा नहीं। उन्होंने इसको किसी आर्थिक क्रिया के रूप में भी अपनाया था। मतलब कि अगर किसी पे जैसे कुछ पैसे वगैरह नहीं होते तो वो क्या करता था? इसको बेच भी सकता था, ठीक है, जिससे पूरी सभ्यता का विकास संभव हुआ। जिससे क्या हुआ भाई? जो पूरी सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है, उसका क्या हुआ? पूरी तरीके से विकास हो पाया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो छठा था वो कंप्लीट हो गया निष्कर्ष के साथ। आगे चलते हैं क्वेश्चन सातवां। आगे देखिए दिखा रहा है क्वेश्चन नंबर सातवां, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में REM व्हीलर की उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। देखिए यहां पर हम जो ये सर्वेक्षण एक व्यक्ति हैं, डायरेक्टर हैं, ठीक है, जिनका नाम है REM
व्हीलर, ठीक है। इनकी उपलब्धियां क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए विस्तार पूर्वक इसको भी समझते हैं। आपका पेपर में ये 8 या फिर 3 मार्क्स का आएगा। अगर 8 का नहीं आएगा तो 3 का आ सकता है, अगर 3 का नहीं आएगा तो 8 का आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर। आगे देखिए बता रखा है आंसर, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में REM व्हीलर की उपलब्धियां निम्नलिखित है। तो देखिए कभी भी आप पेपर स्टार्ट करिए ना हिस्ट्री का, तो क्वेश्चन को इसी तरीके से लिख दीजिए ताकि जो चेक करने वाली जो मैम है, सर हैं, जो भी एग्जामिनर है, उस पर क्या हो सके, उस पर एक हमारा गुड इंपैक्ट पड़ सके, ठीक है। तो आप ऐसे ही लिखने की स्टार्टिंग करिए, ऐसे ही कोशिश करिए। ये नोट्स में इस तरीके से इसलिए बना रहा हूं ताकि जो हमारे जो भी यूट्यूब पे बच्चे जुड़े वो अच्छे मार्क्स पेपर में गेन कर सके और अपनी क्लास में टॉप कर सके। अगर वो टॉप करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे हमें भी बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर और भी बच्चे हमसे जुड़ पाएंगे, क्योंकि वो बताएंगे ना कि इस यूट्यूब चैनल से हमने पढ़ा और अच्छा पढ़ाया। तो जस्ट मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, खुद देखिए और अन्य दोस्तों को भी दिखाइए, ठीक है। आगे देखिए बता रखा है, REM व्हीलर एक प्रसिद्ध ब्रिटिश पुरातत्वविद थे, मतलब कि वो एक खोजकर्ता ही थे, जो इतिहास के बारे में खोजते ना वही थे, ठीक है। और कहां के थे, ब्रिटिश के थे, जिन्होंने सन 1944 से 48 तक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य किया। और ये क्या रहे, भारत के क्या रहे, 1944 से 48 के बीच में ये एक तरीके से डायरेक्टर रहे, मतलब कि जो मेन बंदा होता है ना कि पुरातात्विक की जो खोज होगी उन्हीं के अंडर होगी, तो ये वो रहे थे, ठीक है। उनके कार्यकाल में भारतीय पुरातत्व में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक तकनीक का प्रवेश हुआ। मतलब इन्हीं के दौर में क्या हुआ, जब ये 1944 से 48 के बीच ये डायरेक्टर थे, तो इन्हीं के बीच में जो पुरातत्व में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक तकनीक, मतलब वैज्ञानिक तरीकों से और आधुनिक, मतलब कि आज की जो तकनीकें है ना उनके तरीके से क्या हुआ, उसको देखा जाने लगा, ठीक है। मतलब कि पुरातत्व की खोज की जाने लगी। आगे दिखा रखा है, उनके प्रमुख योगदान और उपलब्धियां निम्नलिखित है। और जो उनकी प्रमुख योगदान है, मतलब कि जो खोज में जो योगदान है वो, और क्या उन्होंने उससे प्राप्त किया, ये यहाँ पर निम्नलिखित है। तो देखिए सबसे पहले दिखा रखा है वैज्ञानिक खुदाई पद्धति की शुरुआत, मतलब जो वैज्ञानिक खुदाई पद्धति की जो शुरुआत हुई है वो इन्हीं के काल में हुई है। आइए देखते हैं। देखिए बता रखा है वैज्ञानिक खुदाई पद्धति की शुरुआत, व्हीलर ने भारत में स्ट्रेटिग्राफिक पद्धति को अपनाया, जिससे खुदाई कार्य अधिक सटीक और वैज्ञानिक बना। इससे प्रत्येक परत का काल और महत्व समझना आसान हुआ। मतलब कि देखो, अब जब भी हम किसी सभ्यता की खोज करेंगे तो जाहिर सी बात है हम उसको खोदेंगे, ठीक है। तो उसको जो खोदेंगे ना तो हर परत निकलती है, जो जमीन होती है वो कैसे होती है, परत निकलती है उसकी। तो उस परत को अच्छी तरीके से उसका अध्ययन करना, ये किसके कारण हो पाया था, ये हो पाया था सिर्फ व्हीलर के कारण, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, एक वैज्ञानिक पद्धति का इसमें यूज करा था, ठीक है। आगे देखिए दिखा रखा है नई प्रशिक्षण प्रणाली की स्थापना, मतलब इन्होंने क्या करा कि नई प्रशिक्षण प्रणाली को भी अपनाया। करा क्या इन्होंने, देखो उन्होंने भारतीय पुरातत्वविदों को आधुनिक खुदाई तकनीकों में प्रशिक्षित किया, मतलब उनको सिखाया कि किस तरीके से जो आधुनिक तकनीकें हैं उनका यूज करना है, ठीक है, ये चीज सिखाई। और इसके लिए उन्होंने पुरातत्व संस्थान की स्थापना की। उन्होंने क्या करा, एक संस्थान ही खोल दिया जहां पर ये चीजें सिखाई जाएंगी, कि मतलब कि तकनीकों के माध्यम से ये बताया जाएगा कि कैसे हम और भी बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है। आगे दिखा रखा है तीसरा, महत्वपूर्ण स्थलों की खुदाई। उन्होंने क्या करा भाई, उनके नेतृत्व में हड़प्पा, अर्ने कपूर, चिरांद, अर्जनपुरा और अमरावती जैसे कई स्थलों की वैज्ञानिक खुदाई की गई। विशेष रूप से हड़प्पा की खुदाई 1946 से सिंधु घाटी सभ्यता की समझ को नया आयाम मिला। अब देखिए बता रखा है कि ना कुछ ऐसे पर्टिकुलर जगह जिनकी उन्होंने क्या की, जो वैज्ञानिक खुदाई है उसके अनुसार उन्होंने क्या करा, उसको और खोदा, ठीक है, जिससे क्या हुआ, और भी जो हड़प्पा सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके बारे में और भी जानकारी मिल पाई, ठीक है। आगे देखिए दिखा रखा है सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति के संबंध पर अध्ययन, मतलब जो सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति है उसके क्या संबंध है, इस पे अध्ययन, ठीक है। व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता और आर्य संस्कृति के बीच संबंधों पर शोध किया और भारतीय प्रागैतिहासिक काल को नई व्याख्या दी। मतलब कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो आर्य संस्कृति है और जो हड़प्पा सभ्यता है इनके बीच के संबंधों का क्या करा, शोध करा, और इससे क्या हुआ, इससे एक तरीके से नई व्याख्या की गई, ठीक है। आगे देखिए,
आगे बता रखा है एशियंट इंडिया नामक पत्रिका की शुरुआत, मतलब जो एशियन इंडिया है उसका क्या करा इन्होंने, उन्होंने शुरुआत करी, मतलब की स्थापना करी। उन्होंने एएसआई की वैज्ञानिक उपलब्धियों और शोध कार्यों को प्रकाशित करने के लिए एशियंट इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। मतलब कि देखिए आजकल न्यूज़पेपर आते हैं ना, उसी तरीके से एक उस समय भी न्यूज़पेपर आता था जिसका नाम था एशियंट इंडियन। मतलब कि इसका ये क्यों आता था यूज, क्योंकि ये इसका यूज था कि जैसे कुछ भी खुदाई वगैरह हुई, कुछ भी नई चीजें हुई, जैसे कुछ भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिली तो उसको इसी में लिखा जाता था और लोगों को बताया जाता था। आगे दिखा रखा है संग्रहालयों और पुरातत्व संरक्षण को बढ़ाया। मतलब इन्होंने क्या करा, संग्रहालयों को बढ़ाया और साथ ही साथ तो पुरातत्व संरक्षण है, मतलब कि पुरानी जो वस्तुएं थी उनको भी इन्होंने इकट्ठा करके रखा। ठीक है, आगे दिखा रखा है उनके काल में कई प्राचीन स्मारकों और संग्रहालयों का संरक्षण और संवर्धन हुआ। मतलब इन्होंने क्या करा कि उसको जैसे संरक्षण का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बचाना, तो उन्होंने क्या करा, संग्रहालय और पुरातत्व को क्या करा, बचाया। ठीक है, आगे देखिए निष्कर्ष, आगे दिखा रखा है निष्कर्ष। REM व्हीलर ने भारत के पुरातात्विक अध्ययन को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। मतलब कहां तक, अंतरराष्ट्रीय, मतलब कि पहले तो भारत तक नॉर्मल था लेकिन अब ये कहां तक चला गया, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, मतलब कि कई अन्य देशों के बराबर। ठीक है, मतलब कि कई अन्य देश भी इसको जानने लग गए। उन्होंने भारतीय पुरातत्व में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रशिक्षण और अनुशासन का समावेश किया। इन्होंने क्या डाला, इन्होंने जो पुरातत्व होता है उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मतलब वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग सोचना समझना सारी चीजें करना, प्रशिक्षण में सिखाया लोगों को और अनुशासन का समावेश किया। मतलब कि कैसे अनुशासन भी यहाँ पर सिखाया गया। उनके कार्यों ने भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मतलब उन्होंने जो आपके जो व्हीलर हैं उन्होंने मतलब भारत के लिए बहुत सारी चीजें की। लाइक उन्होंने, उनके कार्यों ने भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब उन्होंने क्या करा कि जो भारतीय जो इतिहास है उसमें उसके पुनर्निर्माण में क्या दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आगे देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मे बी ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपको कहूंगा कि अगर आप एक बार में समझना है तो 2 बार वीडियो को देखिए। ठीक है, लेकिन वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं मैं आप डेफिनेटली ये बताता हूँ, आप चाहे तो जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, ठीक है, अभी 25-24 को होगा, ठीक है, तो आप उसके बाद एक बार जाके मुझे कमेंट करिएगा कि क्वेश्चन आए थे या फिर नहीं। ठीक है, और इसी तरीके से लिखने हैं बच्चों, बहुत इजी फॉर्मेट में मैं लेके आऊं। अगर आपका इसी तरीके से बढ़िया तरीके से सपोर्ट रहेगा चैनल पर तो आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन तरीके से हम इन चीजों को करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन बता रहा है 8वां, सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक एवं धार्मिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब यहां पर आपको बताना है कि जो यहां पर आर्थिक, ठीक है, आर्थिक से आर्थिक विशेषता क्या थी और धार्मिक। ठीक है, तो आंसर स्टार्ट कर देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक एवं धार्मिक विशेषताएं निम्नलिखित है। जो भी देखो निम्नलिखित है, पहले हम पढ़ेंगे आर्थिक विशेषता। ठीक है, पहले हम क्या पढ़ेंगे, आर्थिक विशेषता। दिखा रखा है सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार, शिल्प और धातु कार्य पर आधारित थी। मतलब कि ये सारे कार्य क्या करते थे, ये लोग किया करते थे, जैसे कृषि करते थे, व्यापार करते थे, शिल्प और धातु कार्य पर आधारित है। ठीक है, दिखा रखा है पहला कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। पहले किस पर आधारित थी, ये कृषि पर सिर्फ। ठीक है, तो देखिए यहां पर देखते हैं, दिखा रखा है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कृषि करते थे। क्या करते थे भाई, सिर्फ कृषि करते थे। ठीक है, मुख्य रूप से तो उनका मेन काम तो जो था वो कृषि था। वे गेहूं, जौ, तिल, सरसों, खजूर आदि फसलें उगाते थे। वो क्या क्या उगाते थे, गेहूं उगाते थे, जौ उगाते थे, तिल उगाते थे, सरसों और खजूर आदि क्या करते थे, उगाते थे। नदियों के किनारे बसने के कारण सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। मतलब देखो जो सभ्यता जो बसी हुई थी, कहां बसी हुई थी, नदियों के पास बसी हुई थी, तो वहां पर सिंचाई के लिए ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ता था, बगल में नदी थी, वहीं से सिंचाई इजीली हो जाती थी। तो जो मुख्य जो कार्य था ना आर्थिक रूप से, वो क्या था, कृषि था। ठीक है, ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे क्या करते थे, सिर्फ कृषि पे मुख्य ध्यान दिया करते थे। आगे दिखा रखा है दूसरा, पशुपालन। लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी, ऊंट, हाथी और कुत्तों को पालते थे। बैल और ऊंट कृषि व परिवहन में काम आते थे। देखो बैल और ऊंट क्या करते थे, वो क्या करते थे, कृषि वगैरह में काम आते थे। ठीक है, कृषि में काम आते थे, परिवहन में, जैसे ऊंट हो गया तो कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना होता तो ऊंट पे चले जाते थे या फिर बैल पे चले जाते थे। जैसे आपने देखा होगा पहले बैलगाड़ी हुआ करती थी, होती थी कि नहीं होती थी, आज भी आपको देखने को मिल जाएगा, गुड़ वगैरह बेचते हैं उस पर। ठीक है, हमारे दिल्ली में तो गुड़ वगैरह बेचा जाता है उससे। ठीक है, क्योंकि कई जगह पर देखा है नमक, काला नमक, सेंधा नमक जो होता है
वो बेचते हैं उन पे, ठीक है, जो बैलगाड़ी होती थी ना उन पे। देखो आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक विशेषता में एक व्यापार भी है। हड़प्पा के लोग आंतरिक और बाहरी व्यापार करते थे, मतलब आंतरिक अपने ही देश में और बाहरी मतलब एक देश से दूसरे देश में। मेसोपोटामिया, ईरान और अफगानिस्तान से व्यापारिक संबंध थे, मतलब कि यहाँ की चीजें बनी हुई कहाँ जाती थी, मेसोपोटामिया भी जाती थी, ईरान भी जाती थी और अफगानिस्तान भी जाया करती थी, मतलब कि इनके संबंध वहां से पाए गए हैं, किससे, जो हड़प्पा सभ्यता है उनसे, ठीक है। आगे दिखा रखा है वस्त्र, मनके, धातुएं और मिट्टी के बर्तन उनके मुख्य व्यापारिक उत्पाद थे, मतलब कि उनके जो मुख्य उत्पाद क्या थे, वस्त्र थे, ठीक है, मनके थे, धातुएं थी और मिट्टी के बर्तन इत्यादि एक जगह से दूसरी जगह आना जाना होता था, ठीक है, इससे व्यापार हुआ करता था। मुद्रा के रूप में वे वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे। मुद्रा के रूप में क्या करते थे वो लोग, जैसे मान के चलो कि एक व्यक्ति को जरूरत है किसकी, चावल की, और एक व्यक्ति को जरूरत है दाल की, तो क्या करेंगे वो लोग आपस में एक दूसरे से बांट लेंगे, मतलब कि वो चावल उससे ले लेगा और वो दाल उससे दे देगा, ठीक है, ऐसा क्या करते थे। विनिमय का मतलब होता है वस्तु के बदले वस्तु लेना, ठीक है, ऐसा होता था। आगे देखिए बता रखा है शिल्प और उद्योग, वो और भी क्या करते थे, उनकी आर्थिक विशेषता में क्या था, शिल्प और उद्योग, ठीक है। मन का निर्माण, मिट्टी और धातु के बर्तन बनाना, वस्त्र बुनना, मूर्ति कला और आभूषण निर्माण प्रमुख उद्योग थे। मतलब इनके उद्योग में क्या क्या था, मनका का निर्माण करना, ठीक है, जो मन के होते हैं उनका निर्माण करना, मिट्टी और धातु के बर्तन बनाना, जो मिट्टी और धातु के दोनों तरीके से बर्तन बनते थे, वस्त्र बुनना मतलब कि वस्त्रों की बुनाई की जाती थी, मूर्ति कला मूर्ति बनाए जाते थे और आभूषण निर्माण प्रमुख उद्योग थे, मतलब आभूषण वगैरह क्या करते थे ये लोग निर्माण करते थे। लोहा नहीं बल्कि तांबा, कांसा, सोना और चांदी का प्रयोग होता था, मतलब उस समय लोहे का प्रयोग बहुत कम होता था, सिर्फ किसका प्रयोग होता था, लोहे का शायद समझ भी नहीं था उन लोगों को, उनका प्रयोग जो ज्यादा था वो क्या था, तांबा था, कांसा था, सोना था और चांदी का प्रयोग होता था, ठीक है, ये सारे चीजें का प्रयोग वो बहुत अच्छी तरीके से करना जानते थे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर धार्मिक विशेषता, हमने भी पढ़ा था किस चीज के बारे में पढ़ा, आर्थिक विशेषता, लेकिन अब हम पढ़ेंगे धार्मिक विशेषता, ठीक है। तो देखिए बता रखा है पहला प्रकृति पूजा, क्या करते थे भाई वो लोग, प्रकृति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति की शक्तियों जैसे सूर्य, जल, वृक्ष और पशुओं की पूजा करते थे। भाई क्या करते थे वो लोग सूर्य का पूजा करते थे, जल का पूजा करते थे, ठीक है, वृक्ष का पूजा करते थे और पशुओं की भी पूजा करते थे। वो इनको क्या मानते थे, भगवान मानते थे, ठीक है, प्रकृति को क्या मानते थे, भगवान, तभी तो पूजा कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसा तो आज भी देखा होगा आपने, कई लोग पीपल की पेड़ की पूजा करते हैं, बरगद की करते हैं, मतलब नीम के पेड़ की करते हैं। तो शायद ये जो पहले हड़प्पा वगैरह सभ्यता थी ना, यहीं से कहीं ना कहीं ये चीजें चली आ रही हैं। गाइज दिस ईयर तो मैं आपके लिए डिजिटल बोर्ड के द्वारा नहीं पढ़ा पाऊंगा, बट अगर आप लोगों का इसी तरीके से सपोर्ट रहेगा तो कहीं ना कहीं जो आने वाली 11th क्लास है, वो जो 12th में आएगी नेक्स्ट ईयर, उनको हम जरूर कहीं ना कहीं डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश पूरी की जाएगी। बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार इसी तरीके से बने रहेगा तो बहुत जल्दी हम सारी चीजों को कर लेंगे, और हो सके नेक्स्ट टाइम जो आपके छोटे भाई बहन पढ़ेंगे उनको हम और भी बेहतरीन तरीके से अलग अलग टीचर के माध्यम से सारी चीजों को पढ़वाएंगे, अपने बेस्ट जो होंगे, ठीक है, अपने सब्जेक्ट में जो बेस्ट होंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। देखो बता रखा है मातृ देवी की उपासना, क्या करते थे भाई, मातृ देवी की उपासना करते थे। मातृ देवी या शक्ति की पूजा के अनेक प्रमाण मिले हैं, मतलब कि यहाँ पर ना जो माता होती है उनकी पूजा की जाती थी, उनके प्रमाण भी मिले हैं। जो उपजाऊपन की प्रतीक मानी जाती थी, जो किसकी प्रतीक मानी जाती थी, उपजाऊपन की, ठीक है, ये वहां पर बताया गया है। आगे देखिए दिखा रखा है पशुपति महादेव, पशुपति महादेव, ठीक है, किसकी पूजा करते थे भाई, पशुपति महादेव। एक मोहर पर त्रिमुखी देवता दिखाया गया है जो पशुपति शिव के रूप में माना जाता है, यह प्रारंभिक शिव पूजा का संकेत देता है। मतलब पहले जो शिव को हम पूजते थे ना, वो किसके रूप में पूजते थे, पशुपति के रूप में, किसके रूप में, पशुपति में। तो वही यहाँ पर बताया गया जिनको आज हम क्या बोलते हैं, शिव इत्यादि के नाम से जानते हैं, महा भोले, शिव, ठीक है, दीनानाथ वगैरह, मतलब बहुत अलग अलग नाम रखे गए हैं। तो ये हम किसके नाम से जानते हैं, जो पहले क्या थे, पहले वो पशुपति थे, लेकिन अब क्या हो गए, वो शिव कहलाने लगे, ठीक है, महाकाल, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे। आगे दिखा रखा है लिंग और योनि पूजा, ठीक है, वो क्या करते थे भाई, लिंग और योनि की पूजा करते थे। कुछ मूर्तियां और पत्थर के प्रतीक लिंग योनि पूजा का प्रमाण देते हैं, मतलब कि क्या करते थे ये लोग, जो कुछ पत्थर वगैरह हैं उनको वो लिंग और योनि बने रहते थे, उनकी क्या करते थे लोग पूजा करते थे, जो सृजन शक्ति का प्रतीक है, जो किसका, सृजन शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं, ठीक है। आगे दिखा रखा है अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, मृतकों को मिट्टी में गाड़ा जाता था
जो अंतिम संस्कार होता है ना, उसी की बात की जा रही है, ठीक है। साथ ही उनके साथ उपयोगी वस्तुएं भी रखी जाती थी, जैसे कि मिस्र में होता था, इजिप्ट में। उनको लगता था कि इनको ना कहीं और भी इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब कि हार वगैरह, कपड़े इत्यादि सारी चीजें क्या करते थे, सारी चीजें क्या करते थे, रखा करते थे, ठीक है, उनके साथ। तो उनको ऐसा लगता था कि ना इनको कहीं और भी इस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब कि मरने के बाद भी इनकी आवश्यकता उनको पड़ेगी, जिससे परलोक में उनके उपयोग की मान्यता थी। मतलब कि ऐसा लगता था जो परलोक जहां पर ये जा रहे हैं मरने के बाद, वहां पर भी इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। आगे देखिए निष्कर्ष। अब देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिस्ट्री का पेपर लिख रहे हैं, चाहे आप ज्योग्राफी का पेपर लिख रहे हैं, चाहे आप पॉलिटिकल का लिख रहे हैं, चाहे आप हिंदी का लिख रहे हैं, मतलब किसी का भी पेपर आप लिख रहे हैं, आपको एक निष्कर्ष तो बच्चों देना ही देना है डेफिनेटली। बिकॉज बिना निष्कर्ष के अगर आप कोई सा भी क्वेश्चन करके आ रहे हैं पेपर में, वो चाहे 6 नंबर का हो, पॉलिटी में 6 का आता है, जियोग्राफी में 5 का आता है, और आपका जो हिस्ट्री है उसमें 8 का आता है, और आपका हिंदी में 5 का। तो बच्चों आपको निष्कर्ष तो जरूर लिखना है। बिना निष्कर्ष अगर आप आज 12th में लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि 12th का बच्चा बिना निष्कर्ष के कुछ चीज करना ही नहीं चाहिए उसको, क्योंकि निष्कर्ष वो क्या समझा, उसने क्या चीजों को पढ़ा, क्या समझा, क्या जाना, उसी चीज को तो लिखना है अपने लैंग्वेज में। तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अभी देखिए कैसे हम लिखेंगे यहाँ पर। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था समृद्ध और संगठित थी, मतलब जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, वहां की जो अर्थव्यवस्था थी वो अपने आप में समृद्ध थी, संगठित थी, बढ़िया थी, ठीक है। जबकि धर्म मुख्यतः प्रकृति की उपजाऊपन से जुड़ा था, मतलब जो धर्म था वो किससे जुड़ा था, प्रकृति की उपजाऊपन से, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ था। यह सभ्यता आर्थिक दृष्टि से उन्नत और धार्मिक रूप से सहिष्णु तथा प्रतीकवादी थी, मतलब कि ये कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा अच्छी थी, और साथ साथ धार्मिक रूप से क्या थी, सहिष्णु तथा प्रतीकवादी थी, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो अर्थव्यवस्था में भी बढ़िया थी, और धार्मिक जो धार्मिक विशेषता हम बात कर रहे थे अभी कि देवी देवता की पूजा करते थे, उससे भी वो क्या थी, उन्नत थी, एक तरीके से प्रतीकवादी मानी जाती है। तो गाइस आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको कैसा लगा आप एक बार कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम इसी तरीके की और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए लाते रहे। सेकंड जो चैप्टर है वो बहुत जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा मैं, हो सके कल, यानी मैं 23 तारीख तक कम से कम आपको, कम से कम नहीं भी तो नहीं 3 चैप्टर करवा दूं, और जितने चैप्टर मैं आपको करवाऊंगा डेफिनेटली पेपर में आने के चांसेस रहेंगे। तो गाइज आपको करना क्या है, आपको जस्ट वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, शेयर तो जरूर करना है, कमेंट करिए, और साथ साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम इसी तरीके से और बढ़िया बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड कर सकें, और बढ़िया तरीके से चीजों को करवा सकें। आने वाले टाइम में मैं और भी बेहतरीन चीजें यहाँ पर लाता रहूंगा, जैसे आपका एक इंग्लिश स्पोकन कोर्स, ठीक है, ये भी मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें आपके लिए शुरू से ही, मतलब कि जो जैसे बीए होगा, आप लोग 12वीं पास कर देंगे तो बीए पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट ईयर हम चाहेंगे कि एक बीए के लिए भी अलग से चैनल अपलोड को खोलेंगे, ठीक है, ओपन करेंगे, और उसमें जो भी सभी जो कॉलेज करेंगे बच्चे, उनके लिए चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे वहां पर इन्वायरमेंट स्टडीज हो, चाहे हिंदी हो, ठीक है, इन सारी जो ये सारे सब्जेक्ट हैं इनकी वीडियोस अपलोड करेंगे। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, वेट फॉर सेकंड चैप्टर। जय हिंद, जय भारत।